नमस्कार, मैं उदय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 4 पढ़ेंगे, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। दोस्तों, इससे पहले के लेसन में आपको पढ़ा चुका हूं। यदि आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें एक बार जाके देखिए। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और मैं आगे जो भी वीडियो डालूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आइए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें पता है 1990 का जो टाइम पीरियड था उसके बाद से क्या हुआ कि जो पूरा विश्व था वो दो ध्रुवीय नहीं रहा, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो अब समाप्त हो चुका था 1991 के बाद। अब सिर्फ और सिर्फ जो विश्व पटल पर अब अमेरिका का ही वर्चस्व था। अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए अब कई सारे जो संगठन स्थापित हुए, वो अपना राजनीतिक और आर्थिक विकास दोनों ही कर रहे हैं, जो अमेरिका के वर्चस्व को आने वाले भविष्य में कम करेगी। अगर हम बात करें यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के जो संगठन हैं यानी कि आसियान, उनका जो उदय हुआ वो बड़ा ही दमदार तरीके से हुआ, जो कि क्या करेंगे, अमेरिका के वर्चस्व पर लगाम लगाएंगे। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है वो हमसे क्या पूछ रहा है? जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो पहला है वो हमसे ये पूछ रहा है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। आइए इसका आंसर समझते हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से हमारा अभिप्राय यह है कि कुछ देशों के ऐसे संगठन जो आर्थिक राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं, यह संगठन इतने शक्तिशाली हैं कि अमेरिका के वर्चस्व को कम करेंगे तथा उसे चुनौती देंगे। इसीलिए इन्हें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखा जाता है या कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो वर्तमान में यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान जैसे संगठन हैं जो अमेरिका के वर्चस्व को कम करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या पूछ रहा है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का उदाहरण दीजिए। दोस्तों, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया, जिसमें से जो पहला एग्जाम्पल है वो हमारा है यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में आसियान। ये दोनों के ही दोनों सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है ईईसी का अर्थ बताना है। ईईसी का अर्थ क्या है? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। आइए क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन जो फोर्थ है हमारा वो हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन फोर्थ है वो हमसे पूछ रहा है आसियान क्या है, यह किन देशों का संगठन है, इसका पूरा नाम बताइए। आइए समझते हैं आसियान क्या है। आसियान यह एक क्षेत्रीय संगठन है। यह क्या है दोस्तों? यह एक क्षेत्रीय संगठन है। अच्छा, क्षेत्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। क्षेत्रीय संगठन का अर्थ यह है दोस्तों कि किसी भी एक क्षेत्र के जो आसपास की कंट्रीज हैं वो अपना डेवलपमेंट करने के लिए स्वैच्छिक रूप से आपस में जुड़कर वह एक संगठन बनाते हैं, उसी को हम क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। इसके प्रारंभिक सदस्य कितने थे? इंडोनेशिया पहला देश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। परंतु अब इसमें जो इसकी संख्या है वो बढ़ चुकी है और इसकी संख्या अब 10 हो गई है। जब इसका निर्माण हुआ था, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 5 देश थे, परंतु वर्तमान में अब इसके 10 देश हैं। इसकी स्थापना 1967 यानी कि 1967 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक में है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रीय संगठन का अर्थ बताना है हमें। क्षेत्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न देशों का एक ऐसा स्वैच्छिक समुदाय होता है, एक निश्चितता के भीतर कार्य करता है, यानी कि
वे क्षेत्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न देश वे देश जो अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं, जो दूसरे देशों पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे देशों का स्वैच्छिक समुदाय होता है ये, जो एक बाउंडेशन के भीतर कार्य करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, चीन के किस नेता ने मुक्त द्वार की नीति को अपनाया? तो इसका आंसर है 1978 दिसंबर में देंग शियाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति को अपनाया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? इसका आंसर क्या है? देखिए, इसका जो आंसर है दोस्तों वो ये है, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। इसकी मुद्रा यूरो है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर पड़ता है? उदाहरण सहित बताना है। यानी कि भौगोलिक निकटता से क्षेत्रीय संगठनों पर क्या असर पड़ता है उसको हमें समझाना है। इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। भौगोलिक निकटता क्षेत्रीय संगठनों बहुत अधिक प्रभावित करती है। विश्व में अनेक क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क जिसको दक्षिण एशिया कहते हैं आदि। ये सभी संगठन आसपास के देशों को जोड़कर बनाए गए हैं। संक्षेप में अगर हम बात करें तो भौगोलिक निकटता क्षेत्रीय संगठनों को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड वो ये है कि भौगोलिक निकटता के कारण सदस्य देश एक दूसरे से आसानी से व्यापार कर सकते हैं। यानी कि अगर भौगोलिक निकटता होती है तो व्यापार में आसानी होती है। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, भौगोलिक रूप से निकट स्थित देश क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा आपसी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये हमसे बोल रहा है कि यदि भौगोलिक निकटता होती है तो किसी भी प्रकार का जो विवाद होता है उसका समाधान शांतिपूर्ण ढंग से कर लिया जाता है। इसका जो तीसरा पॉइंट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, भौगोलिक निकटता के कारण संगठन में सम्मिलित देश एक दूसरे के व्यापार व संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि दोनों ही देशों में भौगोलिक निकटता होगी तो उनमें व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ वे अपने संसाधनों का भी अधिक से अधिक उपयोग कर पाएंगे। आइए इसका फोर्थ पॉइंट समझते हैं फ्रेंड। जिसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, भौगोलिक निकटता के कारण परिवहन लागत कम हो जाती है, जिससे आपसी व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है।